Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is the fifth lecture and we're going to continue with the compression member analysis. In the last lecture हमने start किया था compression members का कि what are the compression members और basically जैसे कि मैं थोड़ा repeat कर देते हैं कि short columns होते हैं, long columns होते हैं. Basically difference क्या है कि इनके failure mode में difference होता है. Short columns normally fail by crushing, however the long columns fail by buckling. Buckling भी further different types की होती है. फिर हमारे पास formula जो हमारे पास last time जो हमने देखा था, इट वॉज दिस फार्मूला, यूलर्स बकलिंग लोड फार्मूला फॉर द क्रिटिकल लोड. और फिर जब मैं उसको एरिया से डिवाइड कर दूँ तो दैट वुड बिकम क्रिटिकल स्ट्रेस. ये चीज़ थी. एंड उसके बाद हमने जो सबसे मेन चीज़ ये देखी थी कि चूँकि फॉर द जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ती जाती है, हम प्रोपोर्शनल लिमिट से जब हम क्रॉस करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस कर्व का इट डजंट रिमेन्स लीनियर. यहाँ तक लीनियर रहता है अप टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, और उसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है, जिसकी वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ इस पोर्शन तक तो कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ कांस्टेंट. हाउएवर इन दिस पोर्शन जो प्रोपोर्शनल लिमिट से यील्डिंग लिमिट के दरमियान जो एरिया है, इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो वो हम दिस फार्मूला वी कांट यूज़ ई फॉर दिस पोर्शन. इस वजह से हमें जो दूसरी थ्योरी यूज़ करनी पड़ती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ई वी नीड टू यूज़ ई टी. टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट सीक्रेट मॉडुलस हो जाएगा, टेंजेंट मॉडुलस थ्योरी. और चूँकि हमारे पास ई टी की वैल्यू ई से कम होती है, देयरफॉर ये वाला फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर वी आर यूजिंग ई. वो मैं लास्ट लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि लेट्स से इफ़ दिस इज़ द थिंग. सो हमारे पास क्या होता है, एक पोर्शन ये होती है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू इलास्टिक बकलिंग एंड इन इलास्टिक बकलिंग. अ ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन क्रिटिकल स्ट्रेस एंड सिलेंडरनेस रेशियो. तो जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती गई. क्रिटिकल स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, वो स्ट्रेस जहाँ पे जाके कॉलम फेल हो जाए. ठीक है, फॉर द लॉन्ग कॉलम्स इट फेल्स बाय बकलिंग, फॉर द शॉर्ट कॉलम्स इट फेल्स बाय क्रशिंग. अब जैसे जैसे क्या हो रहा था कि प्रोपोर्शनल लिमिट वाज दिस थिंग, सो सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ती गई, क्रिटिकल स्ट्रेस वैल्यूज कम होती गई, और ये वाला फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फॉर द लॉन्गर कॉलम्स, बिकॉज इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट. हाउएवर फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज नहीं करेंगे, वी गोना यूज टेंजेंट सीक्रेट मॉडुलस. एंड इस वजह से हम फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है. सो फॉर द शॉर्ट कॉलम्स इट्स ई टी एंड फॉर द लॉन्ग कॉलम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई यूज हो जाएगा. एंड देन अगेन इसको इलास्टिक बकलिंग क्यों कहा गया, दैट मीन्स कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेसेस हैं. सो इफ़ वी अप्लाई द स्ट्रेस, अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और अगर मैं वो लोड रिमूव करूँ तो देन वो कॉलम अपनी शेप पर वापस आ जाएगा. ये था डिफरेंस, लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर कर चुके हैं. इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हमें उससे आगे कंटिन्यू करना है. देन अगेन उसकी डेरिवेशन थी, डेरिवेशन और फिर ऑब्वियसली जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ जो चेंज होना शुरू हो जाती है, उस चीज़ को हमने देखा था. देन ये फार्मूला था बेसिकली. एंड देयर इज़ अ थिंग, ये मेन हमने बाउंड्री लाइन के सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो तब जाके हम वो वाला फार्मूला यूज़ करते दिस वन, और सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर उससे कम होगी तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. सो ऑल एंड ऑल द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वाज कि इफ सिलेंडरनेस रेशियो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4.71 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई डिवाइड बाय एफ वाई, अगर ये है इस वैल्यू ज़्यादा है तो देन दिस इज़ अ थिंग टू बी यूज्ड, एंड अगर ये इसकी वैल्यू से कम है तो देन दिस इज़ अ थिंग टू बी यूज्ड हो जाएगा. ये हमारे पास ई स्टैंड फॉर इलास्टिक स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस. और उसके बाद हम क्या करते हैं, इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, और अगर मैं उसको 0.877 इलास्टिक स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस का मतलब ये है कि इतना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है बट भी फर्दर रिड्यूसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी. तो हम क्रिटिकल स्ट्रेस क्या ले लेते हैं, उसका 87%. फॉर द इन इलास्टिक पार्ट हमारे पास ये फार्मूला यूज़ करते हैं. एंड देन दीज वर द फेलियर मोड्स, जैसे कि ये थी, इसमें क्रशिंग होती है, बकलिंग है, टॉर्जनल बकलिंग है, एंड लोकल बकलिंग इफेक्ट भी था एक. सो लोकल बकलिंग इफेक्ट मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन सम पार्ट ऑफ द कोई भी एक मेंबर है, उसका एक एलिमेंट है, उसकी थिकनेस कम है, लेट्स से इफ़ द फ्लैंज थिकनेस इज़ क्वाइट स्मॉल, तो चांसेस ये हैं कि फ्लैंज बकल कर जाए, ओवरऑल मेंबर बकल ना करे. या इफ़ वेब थिकनेस इज स्मॉल तो वेब बकलिंग हो जाए, और इस वजह से खाली उस एरिया में बकलिंग होना शुरू हो जाए. तो दैट फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल बकलिंग. सो लोकल बकलिंग के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, देन अगर हम ये चेक करते हैं कि इफ़ अ मेंबर इज़ शोइंग सम लोकल बकलिंग, तो हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। एंड देन अगेन दीज आर द फार्मूला टू चेक वेदर द मेंबर इज सिलेंडर या लोकल बकलिंग शो कर रहा है कि नहीं, कि फ्लैंज की थिकनेस और उस हिसाब से। सो ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी गोना एनालाइज कंप्रेशन मेंबर। हम चेक करेंगे कि मेंबर का एनालिसिस किया कैसे जाता है, फॉर अ कंप्रेशन मेंबर कैसे किया जाता है। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज अ W14/74 ऑफ A992 स्टील हैज़ अ लेंथ ऑफ 20 फीट। उसकी लेंथ कितनी है, 20 फीट, एंड पिन एंड्स। जब पिन एंड्स की मैं बात करूँ दैट मीन उसके दोनों एंड्स पे क्या है, पिन सपोर्ट है। कंप्यूट द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर LRFD एंड द अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ASD। आपने क्या करना है, आपने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है एज पर LRFD एंड एज पर ASD। देन अगेन नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि उसी को चेक करना है कि वेदर उसमें लोकल बकलिंग इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है। सो पहले हम एग्जांपल 4.2 देखेंगे एंड देन इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे 4.3 में। सो हमारे पास चीज़ क्या आती है, द थिंग इज़ अगर मैं, मेरे पास मेंबर क्या है 14/74। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाएंगे आप डिज़ाइन एड में, जैसे कि उसका एक स्नैपशॉट मैंने इधर लगा रखा है कि 14/74 W सेक्शन है, 14 उसकी क्या डेप्थ है, 74 उसका वेट है, यूनिट वेट है पाउंड पर फीट। सो आपने उसको चेक करना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन रेट में क्या है, 14/74 जाके देखा और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका एरिया, उसकी डेप्थ, उसकी वेब, एंड देन अगेन द नेक्स्ट पेज आप उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर की वैल्यूज़, एंड देन अगेन एक्सेस के अलॉन्ग एंड अबाउट वाई एक्सेस, ये प्रॉपर्टीज़ आपने मेंशन करनी है। सो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे कैसे, फार्मूला क्या होता है इसका, KL/R। व्हाट इज़ द K इज़ द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर पिन एंड्स। K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और देन अगेन ये उन्हीं टेबल्स में मैंशन है, जाके देखना चाहते हैं तो इफ़ आई गो बैक टू दैट थिंग, सो हमारे पास K की वैल्यू इधर से आ जाएगी फॉर द पिन सपोर्ट्स। अगर दोनों एंड्स हमारे पास पिंड हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों सपोर्ट्स पिंड हैं, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। तो आप वो यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि आपने क्या यूज़ करनी है, थियोरेटिकल वैल्यू यूज़ करनी है, डिज़ाइन वैल्यू यूज़ नहीं करनी है। इसका भी मैंने डिफरेंस बता दिया कि थियोरेटिकल और डिज़ाइन वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू यू वोंट बी यूजिंग दिस थिंग। सो K की वैल्यू आ गई 1 एंड देन K की वैल्यू 1 एंड देन लेंथ कितनी थी हमारे पास, इट वाज 20 फीट। सो 20 फीट को हमने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और R क्या हो जाएगा, R आपने याद रखिएगा, R मिनिमम यूज़ करना है, नॉट मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, आपने मिनिमम यूज़ करना है। सो दोनों वैल्यूज़ देख लेंगे कि इनमें से मिनिमम किसकी और मैक्सिमम किसकी है। सो अगर मैं क्लोजली देखूँ तो मेरे पास अगर ये है सेक्शन ये है, तो इसका मोमेंट जो रेडियस ऑफ कैरेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज़ 6.04। अगर आप देख सके इट इज़ 6.04 एंड अबाउट वाई एक्सिस इट इज़ 2.48। तो आप इनमें से कम वाली वैल्यू यूज़ करोगे, तो इसमें से कम वाली कौन सी है, RY। सो आप उसको यूज़ करेंगे जो कि ये है 2.48, तो ये RY। आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो कितनी आ गई, 96.77। अब सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि भाई इसमें बकलिंग हो रही है कि नहीं। लोकल बकलिंग की बात नहीं कर रहा, वैसे बकलिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर क्या है कि, और जैसे प्रीवियसली मेंशन कर चुके हैं कि फॉर द AISC जो मैनुअल है वो हमें क्या कहता है कि सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द कंप्रेशन मेंबर शुड बी लेस देन 200। ये AISC मैनुअल ने हमें बताया हुआ। तो पहले तो ये चेक कर लेंगे कि इसमें फेलियर तो नहीं हो रहा, कहीं बकलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। सो KL/R सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 200, दैट मीन इट इज़ ओके। तो इस केस में तो स्टेबल है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे वो जो लिमिट होती है कि सिलेंडरनेस रेशियो इससे कम है या ज़्यादा हो, किससे चेक करेंगे, 4.71 E/F/। ई क्या होता है, मॉडर्न वेलोसिटी दैट फॉर स्टील इज 29,000 KSI, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है, आपको याद भी होना चाहिए, 29 × 10⁻³ KSI। उसके बाद यील्डिंग स्ट्रेंथ फॉर जो A992 स्टील है दैट इज़ 50,000 PSI या 50 KSI हम इसे कह सकते हैं। सो दिस मीन्स दिस इज़ 50,000 PSI या 50 KSI कह सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू है हमारे पास 113। सो अब चेक कर लेना है कि सिलेंडरनेस रेशियो KL/R वेदर इट इज़ लेस देन दिस और नॉट। चूँकि हमारे सिलेंडरनेस रेशियो निकली 96.77 विच इज़ लेस देन 113, दैट मीन्स आप कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करोगे, इन इलास्टिक पार्ट वाला। अगर मैं दोबारा से उसको रिपीट कर सकूँ तो अगर जाके देखेंगे हम डायग्राम में, इफ़ आई कैन गो बैक, सो ये चीज़ थी हमारे पास। सो अगर KL/R
इससे वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे पास क्रिटिकल स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती तो फिर देन वी वुड हैव यूज्ड दिस फार्मूला। सो इन द गिवन सिनेरियो हमारे पास वैल्यू कम है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड सिंपली बस उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सिंपली क्या करेंगे, अच्छा अब उस फार्मूला को अगर ये देखा जाए तो इफ़ यू क्लोजली लुक एट द फार्मूला इज 0.658 Fy डिवाइड बाई Fe, मतलब ये पावर में आ रहा है इनटू Fy करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इलास्टिक या बकलिंग स्ट्रेस। सो इलास्टिक या बकलिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास ये सिंपल फार्मूला था जो यूलर्स का फार्मूला है, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एल बाई आर का होल स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर वी आर गिवन विद इट, ई हमें पता है, के पता है, के एल बाई आर हम निकाल चुके हैं 96.77 का स्क्वायर ले लिया, वैल्यूज़ निकालनी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30.56। सही हो गया। सो 30.56 जब ये आएगा इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, उधर से निकालना है क्रिटिकल स्ट्रेस। क्रिटिकल स्ट्रेस का फार्मूला चूंकि ये वैल्यू इससे कम थी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो 0.658 Fy क्या है, दैट इज़ 50 की SI हमें पता है, Fe क्या है, दैट इज़ इलास्टिक स्ट्रेस 30.56 हम निकाल चुके, ये पावर में आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे Fy से, दैट इज़ 50 की SI, तो हमारे पास आ जाएगी क्रिटिकल स्ट्रेस कितना आएगा 25.21। आई गेस इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इधर तक, सिंपल सा फार्मूला, Fy पता है, Fe पता है, वैल्यूज पुट की, आपके पास F क्रिटिकल आ गया। देन सिंपली क्या करना है, हमने उससे अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो F क्रिटिकल इंटू AG, सिंपल सा फार्मूला है, क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, क्रिटिकल स्ट्रेंथ को हमने ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ग्रॉस एरिया कहाँ से आएगा, ग्रॉस एरिया जो आप सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन आपने कौन सा यूज़ किया 14/74 और ये आपके पास ये है उसका ग्रॉस एरिया 21.8। सिंपली आपने क्रिटिकल स्ट्रेस को उसके ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई किया 25.21 और आपके पास नॉमिनल स्ट्रेंथ आ गई। नॉमिनल स्ट्रेंथ को जब हम उसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज 0.9, मैं रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियसली, आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी एज पर LRFD। ये LRFD से आपके पास स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 495 किप्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करता हूँ मैं अलाउबल स्ट्रेंथ के लिए एज पर ASD। तो ASD के लिए क्या करते हैं हम सिंपली, आप ये कर सकते हो कि जो आपने क्रिटिकल स्ट्रेस निकाला आप उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ ये 0.6 कैसे आया है, बट मैं प्रीवियसली रिपीट कर भी चुका हूँ। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय F क्रिटिकल, आप अलाउबल स्ट्रेस निकालेंगे एंड देन अलाउबल स्ट्रेस को आप ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, वही जैसे उधर हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें ग्रॉस एरिया में बाद से मल्टीप्लाई करें, आप पहले भी कर सकते हैं, दैट डजंट इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या किया 0.6 इंटू F क्रिटिकल जो आप निकाल चुके हैं, F क्रिटिकल जो प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, सो आपने क्या किया 0.6 इंटू F क्रिटिकल और उसको ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अलाउबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये 0.6 कैसे आया, देन अगेन आप सिंपल था, आप बेशक इस तरीके से भी कर सकते थे कि पहले आप क्या करें F क्रिटिकल आपने फाइंड कर लिया, आप इसको ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें जैसे इधर हुआ पड़ा। अब इधर क्या था 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 0.9 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद बजाय हम अगर इसको 1 डिवाइड बाय 1.67 करें, 1.67 1 डिवाइड बाई 1.67 जो कि ओमेगा की वैल्यू है, बेसिकली ये ओमेगा की वैल्यू है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है 0.6 के ही इक्वल आता है। तो मैं जैसे टेंशन मेंबर्स वाला अगर टॉपिक अगर आपने जो आपने वीडियो देखी होगी तो इसमें क्लियरली मेंशन था कि आप सिंपली 1.67 से डिवाइड भी कर सकते हो या 0.6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स द सेम हो जाएगा। तो सिंपल है, ये कर लो 0.6 इंटू F क्रिटिकल इंटू ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो अलाउबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो सिंपल सी चीज़ है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर LRFD इज़ 495 एंड अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर ASD इज़ 330 किप्स हो जाएगा। सो वी आर डन विद और फर्स्ट प्रॉब्लम, एनालिसिस आ गया, हमने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली कि भाई LRFD के मुताबिक अल्टीमेट लोड इतना या इससे कम होना चाहिए तब ये सेफ़ है, और अगर अलाउबल स्ट्रेस से फाइंड करोगे तो सर्विस लोड 330 या उससे कम होने चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को अगर ये कहना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेट द कॉलम ऑफ एग्जांपल 4.2 फॉर द लोकल स्टेबिलिटी, आप इसको चेक करें कहीं इसमें लोकल बकलिंग इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, पहले था जनरल बकलिंग इफेक्ट, जो स्टेबिलिटी होती है वो ये वाली थी कि एज अ होल मेंबर बकल तो नहीं करेगा, एज अ होल मेंबर बकल तो नहीं करेगा इफ इट वॉज लेस देन 200। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप इधर ही इसको मेंशन कर देते हैं कि मेंबर इज़ नॉट सेफ अगेंस्ट बकलिंग, देयर आर चांसेस कि इसमें बकलिंग हो सकती है। फॉर द लोकल बकलिंग का इफेक्ट का मतलब क्या है, लोकल स्टेबिलिटी का मतलब है कोई ऐसे ना हो कि खाली उसकी फ्लैंज पे बकलिंग होना हो, तो वो हमें चेक करनी है फॉर एग्जांपल 4.3 और इसी प्रॉब्लम के लिए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्या है, सिंपल सी चीज़ है, फॉर
W14/74 उसकी प्रॉपर्टीज टेबल में जाना है, उसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज दैट बी, एफ स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ द फ्लैंज, टी एफ स्टैंड फॉर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है जी, आपने ये चीज़ कर लेनी है और ये आपको उधर ही टेबल से ही मिलेगी। जैसे आप ये देखें फ्लैंज की थिकनेस विड्थ कितनी है 10.1, उसके बाद फ्लैंज की थिकनेस कितनी है 0.785, यहाँ से लिख लोगे। फार्मूला क्या था, विड्थ ऑफ द फ्लैंज डिवाइड बाय 2 टाइम थिकनेस ऑफ द फ्लैंज फॉर द डब्ल्यू सेक्शन। जैसे कि प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, अगर इसी लेक्चर में जाकर देखोगे तो आपके पास लोकल बकलिंग के लिए ये फॉर द फ्लैंज है, और फिर हम इसके वेब के लिए भी चेक करेंगे। तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है 10.1, 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज कितनी है 0.785, फाइंड आउट किया 6.43, ये आ गया। और इसको चेक किसके अगेंस्ट करना है, ये फार्मूला है फॉर डब्ल्यू सेक्शन। ठीक है, ये प्रीवियसली टेबल में गिवन है, लेक्चर में देखोगे, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो 0.56, ई की वैल्यू कितनी है 29,000, एफ आई कितना है 50 की एस आई 50 लिख दोगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 13.5। सिंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस देयरफॉर ओके है, लोकल बकलिंग इफेक्ट नहीं है। अगर ये वाली वैल्यू इससे कम हो जाए देन क्या कहते हैं कि फ्लैंज में है लोकल बकलिंग है, लोकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, लोकल बकलिंग या लोकल इंस्टेबिलिटी कि फ्लैंज इज़ नॉट स्टेबल, और आपको फिर इस मेंबर की स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस करनी पड़ती। ठीक है, और कितनी रिड्यूस करनी पड़ती है वो AISC मैनुअल में गिवन होता है कि भाई अगर इतनी इंस्टेबिलिटी है तो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ को आपने कितना 15% 20% रिड्यूस करना है। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास फ्लैंज की क्लियरेंस। अब हमने देखना है कि उसका वेब में तो कहीं लोकल बकलिंग नहीं हो रही है, और वेब में लोकल बकलिंग चेक करने के लिए आपके पास ये फार्मूला था। ठीक है, H डिवाइडेड बाय TW, H डिवाइडेड बाय TW। H क्या है, आपने क्या करना है उसमें से ये हाइट ऑफ द वेब हो जाएगी, और TW स्टैंड फॉर थिकनेस ऑफ द वेब। अगर मैं दिखा सकूँ ये H इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, H यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी हाइट हो जाएगी, और डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द वेब। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल डेप्थ कितनी है इट इज़ D, और D में से मुझे क्या निकालनी है, ये KW मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज़ K, इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है D माइनस एक ये हो जाएगा, K माइनस करना पड़ेगा, एक इधर से माइनस करना पड़ेगा। सो द फार्मूला वुड बिकम for the height of web D minus total depth minus, and उसके बाद आप क्या करोगे, if I can show D minus 2 times K। ठीक है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वेब, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हाइट ऑफ द वेब आ जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारे पास क्या आएंगे, अगर मैं इधर देखूँ तो D माइनस 2K, इसके साथ छोटे से एक नोटेशन लिखा हुआ है DES। व्हाट इज़ दिस DES, अगर टेबल में जाके देखोगे तो आपके पास K की 2 वैल्यूज़ की बना है, एक K DES है और K DET है। DES स्टैंड फॉर K डिज़ाइन, DET स्टैंड फॉर K डिटेलिंग। ठीक है, तो इनमें से जो छोटे वाली वैल्यू है वो यूज़ करनी है, और नॉर्मली हमेशा डिज़ाइन वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो आपने K डिज़ाइन यूज़ करना है, आपने वो वाली वैल्यू माइनस करनी है। सही हो गया। सो H D माइनस टोटल D माइनस 2 टाइम्स K डिज़ाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, वो फुली क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हमारे पास, अगर और वेब की थिकनेस आपके पास यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से उसको हाफ करना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगी। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें मूव करें, सो D दैट वाज 14.2 माइनस 2 K डिज़ाइन कितनी है 1.38, जैसे कि हम देख चुके हैं, डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब दैट इज़ 0.450, तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगा 25.4। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, टोटल डेप्थ थी ये D माइनस 2 K डिज़ाइन क्या आ गया आपके पास, वो ये। ठीक है, एक ये वैल्यू D K डिज़ाइन, और फिर थिकनेस ऑफ वेब आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, तो आपने ये उसको डिवाइड करेंगे थिकनेस ऑफ वेब से, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगे, ये वैल्यू सिंपली आपने पुट करनी है इसमें, ये वैल्यू इसमें, तो आपके पास ये फिगर आ गया। याद रखिए यहाँ तक हमने फ्लैंज को चेक कर लिया था कि फ्लैंज पे स्टेबिलिटी है, फ्लैंज अनस्टेबल नहीं है, ये हमारा फ्लैंज। अब वेब को चेक कर रहे हैं, तो ये रेशियो निकाल ली 25.4। जब ये रेशियो निकाल ली उसके बाद क्या करोगे, जब ये रेशियो निकालेगी, वेर K DES इज द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ K, डिफरेंट मैन्युफैक्चर विल प्रोड्यूस दिस शेप विद डिफरेंट वैल्यूज, डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चर। कोई मैन्युफैक्चर होगा वो उसकी K डिज़ाइन की वैल्यू कुछ और होगी, किसी और होगी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, द डिज़ाइन वैल्यू इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, द डिटेलिंग वैल्यू इज़ द लार्जेस्ट। तो आपने डिज़ाइन वैल्यू यूज़ करनी है कि जो मेंबर डिज़ाइन हुआ पड़ा उसने क्या वैल्यूज़ ली हैं।
एंड देन अगेन इसको चेक करेंगे 1.49 ई डिवाइड बाई एफ आई, देन अगेन ये भी फार्मूला गिवन होगा डिज़ाइन डेट्स में, ठीक है। इसके अगेंस्ट चेक करना है, आपने 1.49 ई की वैल्यू पता है, एफ आई की वैल्यू पता है, दैट इज़ 35.9 ये वैल्यू आई, और हमने जो कैलकुलेट की थी h बाई 2TW वो कितनी है 25.4, तो देन अगेन ये भी सेफ है, दैट मीन्स कि हमारे पास वेब में भी कोई लोकल बकलिंग इफेक्ट होने का चांस नहीं है, देयरफॉर लोकल इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारा जो मेंबर है वो क्लियर है, लोकल बकलिंग में भी पास हो रहा है, जनरल बकलिंग में भी पास हो रहा है, और देन अगेन हम उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इतनी है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ हाउ वी एनालाइज अ कंप्रेशन मेंबर या कंप्रेसिव मेंबर। एक और तरीका चेक करने का कि मेंबर में लोकल बकलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आप अगर डिज़ाइन एड्स में देखोगे तो अगर कहीं पे चांसेस हैं, कि इफ़ देयर इज़ अ थिंग, हमारे पास जैसे ये एक छोटा सा सी लिखा होता है, ठीक है, व्हाट डज दिस सी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अगर मेंबर के जाके देखोगे, डिज़ाइन टेबल में जाके देखोगे तो किसी मेंबर लेट से 16/100 के साथ मेंशन नहीं है, 16/89 से भी मेंशन नहीं है, बट 16/67 के साथ एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 67 के ऊपर छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है सी। व्हाट डज दिस सी स्टैंड्स फॉर, इसको हम अगर देखना चाहें तो दिस सी मीन्स the description of the superscript is given in the footnotes, means that this shape is cylinder for the designated, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर C मेंशन है दैट मीन्स उधर उस मेंबर में लोकल बकलिंग की इफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। The subscript means that this shape is cylinder for the designated Y. If this section is to be used, the design strength must be reduced further to account for the effect of local instability. तो अगर तो किसी मेंबर में डायरेक्टली C मेंशन है दैट मीन्स उसमें लोकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस हैं, इस वजह से आप इसकी स्ट्रेंथ को फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो लुक फॉर दैट सी, इफ सी इज रिटन आउट देयर दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि उसमें लोकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और आपने डायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ को फर्दर रिड्यूस कर देना है। इट्स दैट सिंपल, ठीक है जी। तो ये आपकी हेल्पिंग के लिए। सो ओवर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, अभी तक हमने एक मेंबर को एनालाइज कर लिया। दूसरा मेंबर क्या है कि हमारे पास एक कॉलम है जिसमें ये है कि मेंबर कौन सा यूज़ हो रहा है 18/65 W 18/65 रहेगा, ठीक है। और द कॉलम शोन इन द फिगर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉलम शोन इन द फिगर 4.19 इज फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग अ 3/8 इंच बाय 4 इंच कवर प्लेट टू द फ्लैंज ऑफ दिस। ओके, ठीक है जी। एक कवर प्लेट है जिसकी डायमेंशन मेंशन है, ठीक है, 3/8/4, और उसको हमने वेल्ड हुई पड़ गया वो किसके साथ, W सेक्शन के साथ, W 18/65। स्टील है विद FI यील्डिंग स्ट्रेस में यील्डिंग स्ट्रेंथ दे दिया 50 KSI। यूज फॉर बोथ कंपोनेंट। इफेक्टिव लेंथ, दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ का मतलब है कि उसके साथ जो टोटल है K × L, ठीक है, वो कितनी है 15 फीट विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, ठीक है जी। Assume that the components are component in such a way that the member is fully effective and the compute the strength based on flexural buckling, ठीक है। आपने based on the local buckling को आपने नहीं देखना, आपने simply उसकी बता देना कि उसकी strength कितनी है, ठीक है। सिंपली बात है। सो अब इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल मेंबर, सिर्फ एक मेंबर नहीं है। एक मेंबर कौन सा है, W 18/65, और उसके साथ एक प्लेट को वेल्ड कर दिया गया है, दैट इज़, और प्लेट की डायमेंशन क्या है 3/8 इंच बाय मल्टीप्लाई बाय 4 इंच। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि फर्स्ट डायमेंशन क्या है, 3/8 इंच इज़ द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। अगर इसको देखा जाए क्लियरली, इफ़ आई कैन जूम इन टू दिस थिंग, सो आप ये देखोगे कि आपके पास 3/8 ये प्लेट की ये थिकनेस हो जाएगी, this is the thickness, and what is the 4 inch, what is the 4 inch, it is the width of the plate हो जाएगा। so हमारे पास ये एक प्लेट है और वो वेल्ड कर दी गया है। so अब एक सेक्शन नहीं है, इट्स अ कंपोजिट सेक्शन, दो सेक्शंस को मिला के एक सेक्शन कंपेयर किया गया, तो आपने इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। सो हम स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले क्या होगा, विद एडिशन ऑफ द कर्व प्लेट द शेप इज स्लाइटली अनसिमेट्रिकल बट फ्लेक्सिबल टॉर्जनल इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल। वही कहना चाह रहा है कि पहले तो सिमेट्रिकल थी, ठीक है। अगर प्लेट एक इधर ज्वाइन की है, लाइक लेट्स से इफ आई गो बाय दिस थिंग कि प्लेट सिर्फ इधर ज्वाइन हुई पड़ी है। इफ एक प्लेट इधर भी ज्वाइन हुई होती, अगर प्लेट ये कह सकूँ, इफ आई कैन शो, एक प्लेट इधर ज्वाइन होती और एक प्लेट इधर ज्वाइन हुई पड़ी है, ठीक है। अगर प्लेट दोनों तरफ ज्वाइन होती तो फिर तो सिमेट्रिकल था अबाउट एक्स एक्सिस, बट इन दिस केस इट्स नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस तो ठीक है कि जितना पोर्शन इधर ऐड हुआ
जितना पोर्शन इस साइड पर ऐड हुआ है इतना ही पोर्शन इस साइड पर ऐड हुआ है। बट फॉर द एक्स एक्सिस अगर प्लेट इधर जॉइन हुई इधर भी होती तो फिर दैट वुड हैव बीन सिमेट्रिकल। तो चांसेस ये हैं कि देर आर चांसेस के टॉर्जनल बकलिंग हो जाए, ट्विस्टिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इस तरीके से बकल होने के चांसेस हैं, ट्विस्टिंग इस साइड पर होने के चांसेस हैं। देयरफॉर हम उसको तो नेगलेक्ट करेंगे, बट मुझे अब क्या करना है सबसे पहले तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो वो वाली चीज़ हो जाएगी और फिर इसका सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, पहले मेंबर का अगर मैं देखूँ सिर्फ अगर ये प्लेट ना होती तो हमारे पास क्या था कि एक इसका यहाँ से लेकर इधर तक सेंटर बनता। ठीक है, देन अगेन फॉर द वाई एक्सेस तो अलॉन्ग दैट थिंग हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्लेट साइज जॉइन हुई पड़ी है इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरे सेंट्रोइडल एक्सिस, वेदर इट वुड बी द सेम, ये चेंज होगा मेरा ये सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स डायरेक्शन में, या क्योंकि वाई डायरेक्शन का तो उधर ही सेंटर में ही रहना है, इट वुड बी सेम क्योंकि जितना पोर्शन इस साइड पर ऐड हुआ है प्लेट का उतना ही इस साइड पर ऐड हुआ है, तो उसकी वजह से वाई एक्सेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्स एक्सेस चेंज होगा, एक्सेस वॉन्ट बी एट दिस प्लेस, एक्स एक्सेस टॉप से लेकर यहाँ तक कितना होगा। ठीक है, दैट न्यू एक्स डैश मुझे वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो आप क्या करोगे, द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द सिमेट्री इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस एंड इट्स इक्वेशन नीड नॉट टू बी कंप्यूटेड। ठीक है, वर्टिकल एक्सेस तो वहीं पे रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस हो जाएगा विल बी फाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे और उसकी वजह से हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस कंपोजिट सेक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लिया, छोटा सा टेबल हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि पहले जो कॉलम होगा उसमें एरिया उस मेंबर का, फिर वाई डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द सेंटर ऑफ दैट मेंबर, और फिर उनको ए वाई फाइंड आउट करके और फिर हम यूज़ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करूँगा तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं प्लेट को, तो प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया 1.5। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, प्लेट का एरिया अव्वल तो डिज़ाइन एड में भी गिवन था, बट आपके लिए प्लेट का एरिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल है नहीं। एक क्या चीज़ है, थिकनेस आपको गिवन है इसकी। ठीक है, थिकनेस कितनी होगी 3/8 इंचेस, 3/8 इज़ 0.375। ठीक है, सिंपली इसको डिवाइड करोगे 3 डिवाइड बाई 8 दैट कम्स आउट टू बी 0.375, और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। सही हो गया। तो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास उस मेंबर का उस प्लेट का एरिया आ गया। अब वाई क्या चीज़ है, वाई ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, वाई वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द सेंटर ऑफ द प्लेट। ठीक है, इफ़ आई कुड लुक, अगर मैं जूम करके बता सकूँ, सो ये चीज़ है, एक ये टॉप है इसका प्लेट का, और प्लेट के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो अगर टोटल प्लेट की थिकनेस कितनी है, दैट इज़ 0.375। इफ द टोटल प्लेट थिकनेस इज 0.375, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको हाफ कर दूंगा, डिवाइड बाय 2। मतलब टॉप से लेकर अगर टोटल थिकनेस है 0.375, उसका हाफ कर दिया तो कितना बन जाएगा, 0.1875 कुछ बन जाएगा, 0.1875। सो दैट्स हाउ हमारे पास वो वाई आ जाएगा, जहाँ से लेकर जहाँ तक वो जो डिस्टेंस आ जाएगा फॉर द प्लेट, दैट वुड बी दैट थिंग। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास 0.1875 आएगा। सो इफ़ आई कुड जूम आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो 0.1875 इज़ द प्लेट थिकनेस, 0.375 डिवाइडेड बाई 2, 0.1875। और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, ए को सिंपली वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई। सो पहला कॉलम एरिया, वाई को जब मैं उसके वाई क्या होता है टॉप से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस वो फाइंड आउट कर लिया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो थर्ड कॉलम बन गया। अब आ जाएगा डब्ल्यू सेक्शन की बारी। तो डब्ल्यू सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू सेक्शन में चले जाएंगे, डिज़ाइन एड में जाकर देखेंगे कि फॉर द मेंबर 18/65 उसका एरिया कितना है। अगर मैं डिज़ाइन एड दिखा सकूँ आपको, तो हमारे पास मेंबर क्या है 18/65, तो 18/65 का कितना एरिया कितना बन रहा है, ग्रॉस एरिया, दैट इज़ 19.1। ठीक है जी, हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद और क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें डिस्टेंस y। अब इस y को ख्याल रखना है। अब ये y कहाँ से होगा, ये y हमारे पास, अगर मैं फिर से जूम कर सकूँ, वैसे तो अगर इस मेंबर की ये हाफ हो जाता है, इस मेंबर की जितनी डेप्थ थी, सिर्फ डब्ल्यू सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस मेंबर की जितनी डेप्थ होती उसके लिए असल में अगर सिर्फ होता तो फिर ये हम फाइंड सिर्फ कर देते हैं d/2। बट अब क्या करना है, मुझे प्लेट के टॉप से लेकर इसके सेंटर तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, कंपोजिट सेक्शन है, तो अब मैंने इसके लिए फाइंड आउट करना है, और वो कैसे करेंगे, अगर मैं दिखा सकूं ये। सो अब क्या हो जाएगा कि ये प्लेट की थिकनेस
ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये आ जाएगा। सो सबसे पहले प्लेट की थिकनेस कितनी है? प्लेट की थिकनेस तो होगी 0.375, ठीक हो क्या जी? 0.375 तो इसकी प्लेट की थिकनेस आ गई। वेरी सॉरी बट ये आ जाएगी, ये प्लेट की थिकनेस आ जाएगी। और ये यहाँ से लेकर इस मेंबर डब्ल्यू के टॉप से लेकर इसके सेंटर तक डिस्टेंस, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपने जाना है डिज़ाइन एड में, और डिज़ाइन एड में जाके देखना है इसकी डेप्थ। क्या करना है? इस मेंबर की डेप्थ, इस मेंबर की जो टोटल डेप्थ होगी डब्ल्यू सेक्शन की, उसको मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास इसके डब्ल्यू सेक्शन के टॉप से इसके सेंटर तक आ जाएगा डिस्टेंस। अब इस मेंबर की टोटल डेप्थ कितनी थी? दैट इज़ 18.4, 18.4 ये इसकी टोटल डेप्थ है। इसको अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या बन जाता है? 9.2। क्या बच जाएगा? 9.2। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इस जगह पर जाके देखूँ, सो यहाँ से लेकर ये इस जगह से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कितना आएगा? 18.4 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बी 9.2। 9.2 आ गया। और उस 9.2 में जब हम क्या करेंगे, जब मैं ये 0.375 फर्दर ऐड करूँगा तो मेरे पास टॉप से लेकर इसके सेंटर तक की डिस्टेंस आ जाएगा। सो 9.2 और फिर इसमें प्लस कितना ऐड करोगे? 0.375, तो दैट वुड कम आउट टू बी 9.575। सो इन शॉर्ट यहाँ से लेकर टॉप से लेकर डब्ल्यू के सेंटर तक जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट वुड बी 9.575। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सही जी। तो इसके टॉप से लेकर इसके सेंटर तक हमें आना है। एंड देन तो हम चलते हैं टेबल पे। सो दिस इज हाउ एरिया और 9.575 ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए वाई आ जाएगा। ये ए वाई आ गया। समेशन ऑफ एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दैट कम्स आउट टू बी 20.6। और दोनों का जो ए वाई है, ए वाई फॉर दिस प्लेट, ए वाई फॉर द डब्ल्यू सेक्शन, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप आपने समेशन एरिया ऑफ वाई, समेशन ए वाई डिवाइड बाई समेशन एरिया। तो समेशन ए वाई कितना था? 183.2, उसको समेशन एरिया से डिवाइड कर दोगे तो दिस वुड बी कम 183.2 डिवाइड बाई 20.6, 8.893। क्या आया? 8.893। सो दिस इज नोन एज वाई डैश। ठीक है। अब ये वाई डैश क्या होगा? ये वाई डैश ये शो कर रहा है कि भाई टॉप से लेकर इस कंपोजिट सेक्शन के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है। सो अगर मैं फिगर में दिखा सकूं सो दैट वुड बी दिस थिंग। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि टॉप से लेकर, ठीक है, उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसने उसको क्या शो कर दिया? वाई डैश से, एंड दैट इज 8.893। ठीक है। पहले हमने सिर्फ डब्ल्यू के सेंटर तक किया था, बट इन सब के लिए होगा, और वो जो है 8.893 है। तो ओरिजिनली हमारे पास जो अगर मेंबर है, अगर इसमें मैं देख सकूं ये, तो आप क्या करेंगे? दैट मीन्स जो आपकी अब कंपोजिट सेक्शन की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो यहाँ पे नहीं लाई कर रही, यहाँ तक अगर कितना था वो कुछ कितने, अगर वो लाइन अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। उस नई एक्सिस को मैं एक्स डैश बोल देता हूँ, और उसका डिस्टेंस टॉप से लेकर उधर तक कितना है? दैट इज 8.893। दिस इज द न्यू सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है। उसका टॉप से लेकर उधर तक डिस्टेंस कितना बन रहा है? 8.893। सो अब आपने ये नई एक्सिस होगी कंपोजिट सेक्शन की। इस तरीके से ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। आपने ये फाइंड आउट कर लिया 8.893 विद द लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस नोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है जी। हमारे पास ये स्टेप तो क्लियर हो गया कि मोमेंट सेंट्रोइडल एक्सिस हमने फाइंड आउट कर ली फॉर द कंपोजिट सेक्शन, दैट इज 8.893। ठीक है।
और उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देन अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस चेंज होगा, अबाउट वाई एक्सिस वुड रिमेन द सेम। ठीक है जी, हमारे पास क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट तो कोई डिफरेंस आया नहीं, ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, सिंपली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई फाइंड आउट करना होगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट वाई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन इनको सिंपली ऐड कर देना है। बट फॉर द एक्स एक्सिस आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे उसके लिए अब स्टेप देखते हैं। सो देन अगेन टेबल एक बनाना है, पहला एक टेबल ये बनाना है, ये टेबल बनाया था, ये हमें फाइंड आउट करनी थी लोकेशन सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस आपने फाइंड करनी थी। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लेट आ गई। सो प्लेट का क्या है, एरिया हम फाइंड आउट कर चुके थे, वाई भी हम फाइंड आउट कर चुके थे, ए वाई भी फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली डब्ल्यू के लिए भी ये सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल सेम एज इट इज़ है जो हम पहले कर चुके हैं। वाई के लिए उस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सिर्फ प्लेट का फाइंड आउट कर लेता हूँ, अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ क्योंकि चेंज कहाँ हो रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस चेंज आ रहा है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर दिस प्लेट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अब चीज़ फाइंड करनी है। और ये फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, और फिर हम इन दोनों पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस मेंबर की ये विड्थ हो जाएगी b, दिस इज b एंड दिस इज h। सो हमारे पास b कितना है, दैट इज़ 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय h क्यूब, h कितना हो जाएगा 0.375, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.375 b h इसका क्यूब, और डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे 12, ठीक हो जाएगा। तो ये प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। हमारे पास ये कैलकुलेट कर लिया, और ये कैलकुलेट होने के बाद क्या आएगा, जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0.017 कैसे आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.375 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर द प्लेट आ गया। फॉर दैट सेक्शन आप कैसे करोगे, सिंपली आपने डिज़ाइन एड में चले जाना है और उधर से जाके आप देख लोगे। सो हमारे पास ये सेक्शन क्या था 18/65, 18/65 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना है, अगर मैं जाके देखना चाहूँ तो वो ये इधर जाके देखूंगा तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 18/65 के लिए 1070 है। तो ये गिवन है, प्लेट का आपने खुद कैलकुलेट कर लिया, और डब्ल्यू सेक्शन का गिवन होगा 18/65 1070, इसका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। सो ये आ जाएगा। अब डी क्या चीज़ है, अब इस डी का ख्याल रखना है, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये प्लेट के लिए और ये डब्ल्यू सेक्शन के लिए। सो अब इस फिगर को खाली समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो अब क्या चीज़ है, हमारे पास जो अब नई एक्सिस जो बनी थी उसका जो सेंट्रोइडल क्या बना था, यहाँ से लेकर जो हमने टॉप से लेकर इन दोनों को जो मिला कर जो डिस्टेंस है, मैं इस एक्सिस को एक्स डैश बोल देता हूँ, और हमने अभी फाइंड आउट किया था पहले ही कि 8.893 है। क्या है 8.893, सही है जी। हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इस लाइन के सेंटर से लेकर इस प्लेट के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, इस प्लेट के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास टोटल कितने हैं, प्लेट के टॉप से लेकर सेंटर तक कितना है 8.893। अब ये जो सेंटर है इसके लेकर प्लेट के सेंटर तक कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3/8 है इसको हाफ कर दूंगा। तो सिंपली क्या करोगे 8.893, ठीक है, और उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, ये जो आपके पास 0.375 है, ठीक है, प्लेट की हाफ थिकनेस माइनस करोगे 0.375 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट इज दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द सेंटर ऑफ द प्लेट, दिस इज दैट डी डैश, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है। होपफुली मैं आपको डिटेल में कोशिश करूँगा आपको चीज़ समझ में आ जाए, एंड देन इफ़ देयर इज एनी डाउट तो इस चीज़ को फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। सो ये इस तरीके से आई 8.706। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टोटल ये 8.706 कैसे आई, हमारे पास सेंटर तक का डिस्टेंस कितना था, इट वॉज, अगर मैं दिखा सकूँ 8.893, 8.893 में से प्लेट की हाफ थिकनेस माइनस कर दोगे तो आपके पास ये डी डैश आ जाएगा।
ठीक है, ये डी आ जाएगा, जो भी आप कहना चाहिए 8.893 और माइनस जो अभी मैंने आपको रिपीट किया कि प्लेट की जो थिकनेस थी 0.375 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो आपके पास 8.706 आ जाएगा। ये तो हो गया इसके लिए, प्लेट के लिए हो जाएगा। अब डब्ल्यू सेक्शन की बात करता हूँ, तो डब्ल्यू सेक्शन क्या था, अगर डब्ल्यू सेक्शन की देखो टोटल हमारे पास अगर डेप्थ देखूँ मैं डब्ल्यू सेक्शन की खाली, वो मेरे पास कितनी बचती है 9 पॉइंट, वो थी, एक मिनट, सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं डब्ल्यू सेक्शन के सेंटर तक, सेंट्रोइडल एक्सिस से उसके तक, तो हमारे पास ये देखा था कि 9.575 जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मैं आपको अगर दिखा सकूँ, 9.575 क्या था कि टॉप से लेकर इस सेंट्रोइडल तक के जो इस डब्ल्यू सेक्शन के सेंटर तक का डिस्टेंस था, दैट वाज 9.575, ठीक है। अगर ये दिखा सकूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था 9.575, ठीक है। और हमारे पास जो सेंट्रोइडल एक्सिस वो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई थी, दैट वाज एक्स डैश, ठीक है। और उसका टॉप से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 8.893, ठीक हो गया जी। आपके पास क्या है 9.575 माइनस 8.893 करोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा डाउट है, जब मैं फिर से इसकी चीज़ को थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए जी, आपके पास ये x था, आपके पास एक बन गई नई सेंट्रोइडल एक्सिस आई जो कि आई कितनी x डैश, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कि यहाँ टॉप से लेकर इस नई सेंट्रोइडल एक्सिस तक जो डिस्टेंस कितना था, दैट वाज 8.893, 8.893। अब हम पहले ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि टॉप से लेकर फॉर डब्ल्यू सेक्शन वो कितना है 9.575, 9.575। उसमें से अगर मैं ये 8.893 माइनस कर दूं तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। दिस इज़ दैट डी डैश फॉर डब्ल्यू सेक्शन। फॉर प्लेट के लिए क्या किया था 8.893 में से हमने उसकी हाफ थिकनेस माइनस कर दी थी, और अब इसके लिए इसके सेंटर से प्लेट के फॉर डब्ल्यू के लिए हमारे पास डब्ल्यू के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक 9.575, उसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। सो आपने क्या करना है 575 माइनस 8.893 करेंगे तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा डी डैश। सो ये चीज़ आ जाएगी 9.575 माइनस 8.893, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, दिस इज डी डैश, डी आ जाएगा, डी डैश हो जाएगा। देन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आप क्या करोगे, सिंपली क्या हो जाएगा नेक्स्ट टेबल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस एरिया, ये एरिया, और उसको इसके डी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आई प्लस ए डी स्क्वायर फॉर प्लेट, आई प्लस ए डी स्क्वायर फॉर द डब्ल्यू सेक्शन, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश प्लस ये एरिया को इस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने ये एक टर्म फाइंड आउट कर ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस ए डी स्क्वायर, ये और प्लस ये, और आपके पास कंपोजिट सेक्शन का जो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा कंपोजिट सेक्शन के लिए, दैट इज़ 1193 दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस फॉर द कंपोजिट सेक्शन। सही है। थोड़ी अगर इशू आ रहा है ये डी समझने में तो आपके लिए और ज़्यादा सिंपल ये हो जाएगा कि आपने सिंपली क्या करना है कि आप अगर इसको याद रखना चाहते हो तो आप सिंपली ये याद रखो कि ये आप निकाली थी y डैश 8.893, ठीक है। उसमें से क्या कर दोगे, ये y माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 8.706, ठीक है। आपने क्या करना है y डैश जो भी निकाला 8.893 और उसको अगर उसमें से अगर माइनस कर दो y, उसमें से ये y माइनस कर दोगे तो आपके पास d डैश आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप जो 9.575 है उसमें से 8.893 माइनस कर दोगे
ठीक है, तो आपके पास 0.68207 समझ में आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ गया। अब आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस इज मच मोर सिंपलर देन अबाउट एक्स एक्सिस। इसमें सिंपली ट्रिक ये थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की। अबाउट वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस तो सिमेट्रिकल है, अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, जितना प्लेट का पोर्शन इधर ऐड हुआ है उतना ही दूसरी साइड पर ऐड हुआ है, सो देयर इज नो सच डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डब्ल्यू सेक्शन अबाउट वाई, ठीक है, इस डब्ल्यू सेक्शन का अबाउट वाई फाइंड आउट करोगे, इस प्लेट का अबाउट वाई फाइंड आउट करोगे और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे सिंपली, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कंपोजिट सेक्शंस का बन जाएगा। तो इसका अबाउट वाई एक्सिस वैल्यू क्या थी वो जाके देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 18/65 अबाउट वाई एक्सिस दैट वाज दिस थिंग। अगर ये 18/65 है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस देखोगे तो वो आ रहा है 54.8। एक तो ये ऐड हो जाएगा और प्लेट का हम खुद से मैनुअली फाइंड आउट कर लेंगे। प्लेट का अबाउट मैनुअली फाइंड करेंगे तो फिर क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस तो ये था इसकी विड्थ ऑफ द प्लेट 4h³ 3/8 का क्यूब डिवाइड बाई 12 कर लिया। अबाउट वाई एक्सिस जब फाइंड आउट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगी, फिर आपके पास ये हो जाएगी और h ये हो जाएगी, दिस वुड बिकम h। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सिंपली अगर फार्मूला की तरफ मैं देखूँ तो आपके पास फार्मूला बनता है फॉर द ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट, उसमें क्या हो जाएगा, अब जो b हो जाएगी वो 3/8 हो जाएगी और h³ क्या हो जाएगा आपके पास, h जो हो जाएगा वो 4 और डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ w सेक्शन अबाउट y एक्सिस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस जो कंपोजिट सेक्शन की होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 56.8। सही हो गया जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर द कंपोजिट सेक्शन 1193, अबाउट वाई एक्सिस दैट इज 56.8। अब इन दोनों में से देख लेना है कौन सी वैल्यू कम है, आई एक्स कम है या आई वाई कम है। हेयर आई वाई इज लेस देन आई एक्स, तो आप वो वाली वैल्यू यूज़ करोगे क्योंकि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन इसका मिनिमम वाला चाहिए। ठीक है, कंपोजिट सेक्शन के लिए आपको डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, तो आपने खुद से कैलकुलेट करना है। सो आर मिनिमम वुड बी, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू जो कम होगी वही यूज़ करेंगे, तो आई वाई डिवाइड बाई एरिया। आई वाई आपको पता है दैट इज़ 56.8, अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो। एरिया कौन सा यूज़ करना है, एरिया देखिए गलती नहीं करनी, कंपोजिट सेक्शन का एरिया, मतलब दोनों प्लेट और डब्ल्यू सेक्शन दोनों के एरिया ऐड करके जो एरिया आया है आपने वो यूज़ करना है, विच इन दिस केस इज 20.6। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, इनका ग्रॉस एरिया दोनों से इसको डिवाइड कर दिया, आई वाई डिवाइड बाई ए 1.661, तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम। अब आपने क्या करना है, इसकी स्लेंडरनेस रेशियो, देन द स्टेप्स आर द सेम। कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या थी, के एल डिवाइड बाई आर मिनिमम। के एल कहाँ से आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, एज वी वर गिवन इफेक्टिव लेंथ वॉज 15 फीट। इफेक्टिव लेंथ की जब बात कर रहा है दैट मीन्स के उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, विच इन दिस केस इज 1। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 12, आर मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, के एल बाई आर दैट इज 108.4। ठीक है, 108.4 आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप वुड भी आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, 4.71 डिवाइड बाई √e डिवाइड बाई एफ वाई, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसकी वैल्यू कितनी आई 113 आएगी आपके पास वैल्यू। अब आपने देख लेना है और फिर आप ऑब्वियसली आपने ये देख लेना है कि के एल बाई आर, ये जो के एल बाई आर है ये इससे ज़्यादा या इससे कम है। चूँकि के एल बाई आर कितनी वैल्यू है 108.54 विच इज़ लेस देन 4.754, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एफ क्रिटिकल के लिए कौन सा यूज़ करना है, 0.658 एफ वाई, उसकी रेशियो में एफ वाई डिवाइड बाई एफ ई इंटू एफ वाई, ई हो जाएगा इंटू एफ वाई। तो आपने क्या करना है, एफ ई कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला था, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एल बाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर आपको पता है, ई पता है, के एल बाई आर आप कैलकुलेट कर चुके हो, वैल्यूज पुट आउट करोगे तो आपके पास ई आ जाएगा, इलास्टिक या बकलिंग स्ट्रेस आ जाएगा। देन सिंपली फार्मूला में पुट करना है 0.658 एफ वाई, यू आर गिवन विद दिस एफ ई आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 24.36 इंटू एफ वाई करोगे आपके पास क्रिटिकल स्ट्रेस आ जाएगा 21.18। क्रिटिकल स्ट्रेस आ गया एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर द रिमेनिंग, जो जैसे वो सिंपल है। उसी तरीके से एफ क्रिटिकल स्ट्रेस है उसको ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, ग्रॉस एरिया देन अगेन कंपोजिट सेक्शन का करना है, तो पी एन आ जाएगा 436.3,
436.3 के बाद हमारे पास क्या करेंगे, फॉर द LRFD हम उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी आर गिवन विद 393। एंड फॉर द ASD आप क्रिटिकल स्ट्रेस जो आपने निकाला था, जैसे ये था, उसको पहले 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, विच इज़ 1/1.67, और उसके बाद उसको सिंपली ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे 20.6 से, तो आपके पास अलाउबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो एज़ पर LRFD आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, 393, एज़ पर अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज़ 296 किप्स हो जाएगा। सो ये चीज़ है जी, दिस वॉज द लास्ट स्टेप। सो इसके अगर मैं स्टेप्स रिपीट कर दूँ, सबसे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि आपने सिंपली सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक जो कंपोजिट सेक्शन है उसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस फाइंड आउट करोगे। वंस यू गेट डन विद फाइंडिंग द सेंट्रॉइडल एक्सिस, देन यू नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, उनमें से मिनिमम चूज़ करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उधर से आप आर मिनिमम से देन द स्टेप्स आर द सेम, KL/R, देन अगेन ये फार्मूला, एंड उसके बाद सो दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम द एनालिसिस पोर्शन। कंप्रेशन मेंबर्स के हमने दो प्रॉब्लम्स किए, एक जनरल मेंबर है और एक कॉम्पोजिट मेंबर है, दोनों को चेक किया कि उन दोनों के एनालाइज उनकी स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग लेक्चर हम उसका डिज़ाइन करेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन अ कंप्रेसिव मेंबर या कंप्रेशन मेंबर, एंड स्टेप्स आर तकरीबन स्टेप्स यही हैं, बस थोड़ा सा उसकी जो प्रोसीजर है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट।